अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। हमारी बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक इसी तरह आप लोगों की ज़िंदगियों को और खूबसूरत बनाता रहे। एक चीज़, पाकिस्तान सलामत रहे, हमेशा रहे, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो कुछ ऐसी कुछ ऐसे लोगों से भी कभी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जिनको हमेशा सीने से लगा के रखा है। मेरा मतलब समझ रहे हैं, अल्लाह पाक उनको भी हिदायत दे और पाकिस्तान इसी तरह आगे चलता रहे। पीटीआई एक डिक्टेटर की जमात, आमराना सोच की मालिक और इसी पर कारबंद है और इसी पर चलती है। खैबर पख्तूनख्वा ने इस्तेहकाक कमेटी की खिलाफ वर्जियों पर सजाएं मुकर्रर की हैं, जिसके तहत असम्बली या कायमा कमेटी की कार्रवाई, सवालात, करारदाद, तहरीक या तहरीक अल्तवा को ईरान ईवान में पेश या सरकारी तौर पर जारी होने से पहले शाया या नशर करना जो है वो ममनू करार दिया है। एक्ट के तहत जुर्म की नोयत के मुताबिक खिलाफ वर्जी करने वालों को कैद, जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती है। असम्बली की कार्रवाई या रुकन की तकरीर की मसहशुदा रिपोर्ट शाया करना भी 3 माह कैद या 3 लाख का जुर्माना होगा। ममनुआ असम्बली कार्रवाई या कमेटी रिपोर्ट शाया करने पर 6 माह कैद, 10 लाख जुर्माना या दोनों सजाएं भी दी जा सकती है। असम्बली या इसके वकार के खिलाफ हत्या अमेज बयान शाया करने पर 6 माह कैद या 5 लाख जुर्माना या दोनों सजाएं भी जुनाई जा सकती हैं। असम्बली अफसर पर हमला या सरकारी फ़राइज़ की अंजामदही में रुकावट डालने के लिए 1 माह में कैद या फिर 1 लाख रुपए जुर्माना। यानी उन्होंने सहाफ़ियों और सवाल उठाने वालों को, पंजाबी च कहते हैं राजा कबीर साहब, तुन के रख दिता है। अब तुन के क्यों रख दिया है, ये तो अब वही बता सकते हैं, लेकिन फिलहाल अगलों ने तुन के रख दिया है कि भाईजान साडे कोलों ते तुसीं ਇਹ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ हो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ही दे सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। सज़ाएँ दे सकते हैं, सवाल करोगे तो सज़ाएँ देंगे, जवाब माँगोगे तो सज़ाएँ देंगे, कुछ भी करोगे तो सज़ाएँ देंगे। ये है टोटल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो आमराना रवैया, आमराना सोच और आमराना, क्योंकि वो देखिए ना, डिक्टेटर एक एक डिक्टेटर है इमरान खान, वन मैन शो है। उसने जब ये जमात बनाई थी तो डिक्टेटरों वाला ही, जिसे कहते हैं कि अपना उसका ज़हन डिक्टेटरों वाला था, और अब उसके बाद वाले जो हैं वो भी उसी लाइन को लेकर चल रहे हैं। अच्छा जी, एक और इमरान खान के विज़न के मुताबिक जो मराआत हैं उसकी बरसात की गई है, बहार आ गई है। खैबर पख्तूनख्वा मराआत तरमीमी एक्ट के तहत ईरान ने जो अरकान असम्बली हैं और इनकी शरीक हयात को ब्लू पासपोर्ट की सिफारिश की गई है, जबकि अरकान को टूल टैक्स से भी इस्तना हासिल होगा। तरमीमी बिल के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान को तमाम टूल टैक्सों से इस्तना हासिल होगा, जबकि सूबाई असम्बली के अरकान और शरीक हयात के ताहयात सरकारी पासपोर्ट के लिए वफाक को सिफारिश की जाएगी। तरमीमी बिल के तहत अरकान के लिए गैर ममनुआ बोर के असला लाइसेंस की तादाद जो है वो पहले 2 या 3 थी, उसको 8 कर दिया गया है, जबकि अरकान 3 रोज तक सर्किट हाउस, रेस्ट हाउस या किसी भी सरकारी रहायशगाह में मुफ्त क़याम कर सकेंगे। ये वो सहूलतें हैं जो केपीके की हुकूमत ने अवाम को बिल्कुल भी नहीं दी। वो हुकूमतें हैं जिससे अवाम बिल्कुल फ़ायदा नहीं उठा सकते। ये वो सहूलतें हैं जिसके बारे में अवाम सोच भी नहीं सकते। ये वो सहूलतें हैं जिसके ख्वाब देखने पर भी अवाम की तरफ से पाबंदी है। हाँ, जो एमपीए बन के आए हैं, जो कसाई था, कोई जिसकी चमड़े की दुकान थी, कोई लकड़ियाँ बेचता था, कोई कुछ था, और वो फिर टिम्बर माफिया से, सिगरेट माफिया से, जो भी माफिया था, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट खरीद कर फिर उसके बाद फिर आगे पैसे देकर एमपीए बन गया। ये तमाम सहूलतें उनके लिए। आप इससे अंदाज़ा कर लें, इससे बड़ी और क्या हो सकती है। हमदर्दी है मुझे इमरान खान साहब की बहनों की, क्योंकि वो बहनें हैं और बहनें अपने भाइयों के लिए जो करती हैं, इमरान खान की बहनें वो कर रही हैं। लेकिन उनमें से एक बहन जो है वो सिर्फ़ इमरान खान के लिए, पार्टी के लिए और बाकी फैमिली के लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। तो उन बहनों ने अब ऐलान ये किया है कि इमरान खान की जो मिलियन मिलियन जो सुनामी वाली पार्टी होती थी, जिसके ज़रिए इमरान खान सुनामी लाना चाहते थे, वो पार्टी ना लाखों में रही, ना करोड़ों में रही। वो पार्टी, इमरान खान की बहनें 10,000 जो लोगों का मुतालबा करती रही कि 10,000 जो वर्कर हैं, वो अगर अडयाला जेल के बाहर आ जाएँ, तो हमारी जो जान है वो छूट जाएगी। लेकिन 10,000 से जान तो ना छूटी। अब जो है उन्होंने, जिसे कहते हैं ना कि बहनों ने ये ऐलान किया है कि भरावा साडा इत्थे कोई बंदा भी ना आवे, कोई वर्कर ना आवे, हाथ जोड़ के कहनिया ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਭੈਣਾਂ ही अपना आके इhtजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाएंगी। अब इससे ज्यादा जो मतलब कि और क्या हो सकता है, कि तीनों बहनों ने
फैसला किया है कि वो तीनों बहनें ही आएँगी। जिसे कहते हैं कि वो बेचारी तरले कर कर के मर गई हैं, वो बेचारी रो रो के पीट-पीट के मर गई हैं कि खुदा के वास्ते मतलब आया करो, हमारे साथ बैठा करो, हमारी हेल्प आउट किया करो, प्रोटेस्ट करो। ना अरकान असम्बली आए, ना सेनेट के मेंबर आए, ना साबिक सदर आया, ना साबिक जो है वो कौमी असम्बली का जिसे कहते हैं स्पीकर आया, ना डिप्टी स्पीकर तो खैर वहाँ पे है ही नहीं है। ना कोई एमएनए आया, ना कोई एमपी आया, ना कोई वर्कर आया। तो अब वो तीनों बहनें तरला मिन्नत करने के बाद थक हार के तीनों बहनों ने ये फैसला किया कि हम तीनों आया करेंगी, यहाँ पे कोई और वर्कर ना आए। शारजा से कराची आने वाले लापता होने वाले के कारगिल त्यारों की जो कंपनी का बयान है वो सामने आया है। कंपनी शारजा से जो कराची आ रही थी, वो लापता होने वाला जो त्यारा है ना जी, वो उनकी आई है जी अ, बयान उनका आया है। अब कंपनी का बयान जो है वो सामने आया है। कंपनी एलामिया के बताया गया है कि कार्गो त्यारा शारजा से कराची आ रहा था, जिसका गुज़श्ता रात 9:21 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता मुनक़ता हो गया। एलामिया के मुताबिक कार्गो त्यारे में 5 अफराद सवार थे, जिनमें पायलट मोहम्मद रिज़वान अदरीस, फर्स्ट ऑफिसर फैसल महमूद, अ, लोड मास्टर मोहम्मद तौफीक, इंजीनियर आरिफ सदीक और मोहम्मद हामिद शामिल हैं। ज़राए का कहना है कि रिकॉर्ड महफूज रखने के लिए जना एयरपोर्ट पर निजी कंपनियों का दफ्तर सील कर दिया गया और ज़राए के मुताबिक लापता त्यारा फनी खराबी के बाद मुरम्मत के लिए शारजा गया था। त्यारा 5 दिन शारजा रहा में त्यारा में फेरी फ्लाइट खाली त्यारा करता हुआ कराची वापस आ रहा था। ये बिल्कुल जी इस त्यारे में ये कार्गो त्यारा है, इसमें पैसेंजर वगैरह नहीं आते थे। ये प्राइवेट जो कंपनी है उसका त्यारा था। ये पहले जो है वो डोमेस्टिक फ्लाइट करता था और फिर इसको इंटरनेशनल भी इजाज़त मिल गई थी। तो अभी इस त्यारे में कोई टेक्निकली फ़ॉल्ट थे और उसकी मरम्मत के लिए, रिपेयर के लिए ये जो है वो शारजा गया था। 5 दिन शारजा में रहा है और वापसी पे इसमें सामान बिल्कुल भी नहीं था। इसके अंदर कुछ स्पेशल हिस्से भी थे जिसे फ्रीज़िंग कहते हैं, जो मेडिसिन के लिए या फिर कोई ऐसी चीज़ जैसे मछली या वो बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं जो ठंडी जगह पे आपने लेके जानी है, वो भी इसमें शामिल थी। तो लेकिन इसके इंजन का कोई फ़ॉल्ट नहीं बताया जा रहा, कोई और फ़ॉल्ट बताया जा रहा है और ये कोई 166-67 ये कोई जो एक पौने 300 किलोमीटर दूर समंदर के अंदर गिरा है। ये पाकिस्तान बहरिया के जो पीएनएस जो हमारे जहाज़ होते हैं और उनके उनके जो दूसरे जहाज़ हैं वो भी उसकी तरफ रवाना हुए हैं, जाए वक़ूआ की तरफ कि वहाँ पर जाकर देखें कि अगर वहाँ पे कोई मलबा या कोई दूसरी चीज़ें मिलती हैं, तो उसके लिए वो जा चुके हैं, लेकिन अभी तक फ़िलहाल कोई इत्तला नहीं आई। लेकिन ये जो बदकिस्मत त्यारे के पाँचों सवार थे, वो शहीद हुए हैं और दुःख भरी कहानी है, तकलीफ़ वाली कहानी है, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात इनका अगले सफ़र आसान फरमाए। ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात मुकम्मल नहीं हो जाते, ये लड़ाई चलती रहेगी। अमेरिकी फ़ौज ने ईरान के खिलाफ नए हमलों का आगाज़ कर दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर जारी किया बयान जारी में कहा कि इसकी फ़ौज ने ईरान के खिलाफ ताकतवर हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया ताकि बैनुल-अक़वामी आबी गुज़रगाह में मासूम शहरियों पर मुश्तमिल तजारती जहाज़ को निशाना बनाने की भारी कीमत वसूल की जाए। सेंटकॉम के मुताबिक ये हमले आबनाए हरमज़ से गुजरते हुए 3 तजारती जहाज़ों पर ईरान के मुबीना हमलों के जवाब में किए जा रहे हैं। बयान में मज़ीद कहा गया कि ईरान की जानिब से मुबीना जारहियत बिलाजवाज़ ख़तरनाक और जंग बंदी के खिलाफ वाज़िया खिलाफ वर्ज़ी है। अ, बात यही है कि जब तक इनके ये हमले ख़त्म नहीं होंगे, उस वक़्त तक जब तक इनके मुज़ाकरात मुकम्मल नहीं होंगे, ये चीज़ें चलती रहेंगी क्योंकि इन चीज़ों के चलाने वाले जो हैं ना, वो रोकने की कोशिश भी करें, तो जो थर्ड पार्टी है, वो इनको नहीं रोकने देगी और थर्ड पार्टी जो है, इसको कोशिश करेगी चलता रहे। ईरान के पासदार इनकलाब ने भी दावा किया है कि इसकी बहरी और फ़ज़ाई अफ़वाज ने मुश्तरका मिज़ाइल और ड्रोन हमलों के दौरान खित्ते में अमरीकी तनसीबात पर 85 मकामात पर निशाना बनाया और बयान के मुताबिक हमलों में बहरीन में कायम अमरीकी फिफ्थ फ्लैट के अड्डे और कुवैत में अली अल सालम एयरबेस को निशाना बनाया गया। पासदार ने इनकलाब का कहना है कि ये कार्रवाई अमरीका की जानब से जंग बंदी और इस्लामाबाद माहदे की खिलाफ वर्जी के जवाब में इब्तदाई रद्द अमल के तौर पर की गई है। अब देखें ना, ये दोनों तरफ से चीज़ें चल रही हैं, वो उधर से हमले कर रहे हैं, ये इधर से हमले कर रहे हैं और करवाने वाला कोई और है। अकल दोनों को लेनी चाहिए, दोनों को अकल के नाखून लेने चाहिए। नुकसान जो है वो अमेरिका का नुकसान क्या होगा, वो तो यहाँ पर बैठा ही नहीं हुआ। नुकसान जो है वो हमारे नेबर्स कंट्री का होगा और फिर ईरान का होगा। लेकिन हमें उम्मीद है कि ये हमले जल्द रुकेंगे। अच्छा जी, रेहान तारिक साहब जो पॉडकास्टर हैं, काफ़ी उन्होंने किन्ने पैंदने के आत्त बचाई हुई सी। एनसीसीआई ने लाहौर एयरपोर्ट से उनको गिरफ्तार किया है। बैरून मुल्क से वापसी के दौरान
حراست میں لیا گیا، گرفتاری کی وجوہات اور مقدمے کی تفصیلات تاحال سامنے نہیں آ سکی۔ البتہ یہ چیز ضرور سامنے آئی تھی کہ ریحان بٹ نے آخری پوڈ کاسٹ شیعہ اسکالر جواد نقوی کے ساتھ کیا تھا، جس میں متنازع مذہبی سوال کرنے پر مقدمہ درج ہوا تھا۔ ریحان طارق صاحب جو ہے جی وہ پرانے رپورٹر ہیں 24 میں نیوز جو ہے، لیکن جب سے وہ پوڈ کاسٹ کرنے آئے ہیں تو وہ ان کی جو متنازع سوالات یا جو اس طرح کی چیزیں ہیں وہ کافی زیادہ وائرل ہیں، کہ وہ اپنے جو مہمان ہیں جو ان کے پاس ان کے گھر پہ آتے ہیں، ان کے پوڈ کاسٹ کرنے کے آتے ہیں، ان کے جس قسم کے سوال، جس قسم کی متنازع چیزیں ہیں، پھر وہ ایک خاص کلٹ لے کے اپنے ذہن میں لے کے جو گھومتے ہیں۔ اب ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ جو اگر ویورشپ لینی ہے تو پھر آپ کو ایک خاص قسم کا نیریٹو لے کے چلنا پڑے گا، متنازع چیزیں کرنی پڑیں گی تو پھر ایک چلے گا، ادروائز روٹین میں تو سب کر رہے ہیں تو کون سنے گا؟ تو سنوانے کے لیے، لوگوں کے اٹریکشن حاصل کرنے کے لیے اس قسم کی حرکتیں۔ لیکن وہ پروگرام میں نے ان کا دیکھا تھا، جو میرے خیال میں وہ واقعی متنازع سوال تھا، جو ان کے سامنے بیٹھا ہے اس کو پتہ ہے کہ اس سوال کا جواب وہ کس قسم کا دے گا۔ تو اگر یہ سوال وہ نہ کرتے تو زیادہ اچھا تھا، کیونکہ متنازع سوال ہے، سامنے بیٹھے والا جواب جو ہے وہ میں تو اس پہ بات بھی نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن وہ جس قسم کا سوال تھا اس سوال کا جواب جو سامنے بیٹھا تھا اس نے اسی قسم کا دینا، کیونکہ آپ کو ان کی ذہنیت کا پتہ ہے، آپ کو ان کو پتہ ہے وہ کیا سوچتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر اگر آپ ایسا سوال کریں گے تو جواب ملے گا تو وہ متنازع ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے۔ جو غیر ملکی خواتین ہیں اس کیس میں جو مجرم ہیں ان کو عدالت کے سامنے پیش کیا گیا، ان کا ریمانڈ ختم ہوا تھا اور ان کے اگلے ریمانڈ کے لیے عدالتوں میں پیش کیا گیا، جہاں پر ان کے چہروں پر ماسک لگا کر بھاری سیکیورٹی میں جو کہ وہ ان کو پیش کیا گیا۔ اب عدالتوں کی طرف سے یہ کیس جاری ہے۔ اس میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہائی پروفائل جسے کہتے ہیں کہ فیملی کے ایک ممبر ہونے کے ناطے اس میں جو ایک ملزم ہے وہ قانون کا سامنا کر رہے ہیں اور جو وہ طاقتیں ہیں جو اس وقت اقتدار میں بیٹھی ہوئی ہیں، جن کے وہ ریلیٹیو ہیں، وہ یہاں پر کسی بھی جگہ پر اس کیس پر اثر انداز نہیں ہو رہے۔ ان کی طرف سے وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے ان کے جو منسٹر ہیں ان کی طرف سے، ڈپٹی پرائم منسٹر کی طرف سے ایک چیز میں دیکھ رہا ہوں پورے میڈیا پہ جو کوٹ ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے، کسی جگہ سے کہیں پر بھی اس پہ کیس پر اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کی جا رہی، نہ مرکز سے، نہ پنجاب سے، نہ کسی وزارت سے۔ یہی کہا جا رہا ہے کہ ملزم نے جو جرم کیا ہے عدالتوں میں وہ جو ہے اس کا فیصلہ ہوگا اور عدالتیں ہی اس جرم کی سزا دیں گی۔ ہاں، وہ لڑکیاں کہاں ہیں؟ وہ لڑکیاں جانے کے بعد کیوں سامنے نہیں آئی؟ تو میں اسی دن سے کہہ رہا تھا کہ وہ لڑکیاں سامنے کبھی بھی نہیں آئیں گی، بلکہ وہ تو ایئرپورٹ پہ اپنے بیان بھی نہیں دینا چاہتی تھی، وہ اپنا میڈیکل بھی نہیں کرانا چاہتی تھی، وہ صرف اس ملک سے جان چھڑا کر جانا چاہتی تھی، کیونکہ انہوں نے $5 لاکھ یا شاید اس سے زیادہ کھا لیے تھے، وہ ڈکار مار کے جا چکی تھی۔ اب وہ باہر جا کے بھی، میرا ذاتی خیال ہے، ہو سکتا ہے کسی فورم پر وہ آئیں، اب ان مجرموں کو سزا ملنے کے لیے دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو آپ کو پتا ہے کہ وہ جو پرچے ہیں اس کے اندر نامعلوم ملزم ہے۔ اب نامعلوم جو ملزم ہے تو ان کی شناخت کے لیے ان کو پاکستان آنا پڑے گا، کیونکہ پاکستان کے لاء میں کیمرے پر یا زوم پر ابھی تک اس قسم کی کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ گواہی دے سکتے ہیں وہ آن لائن آ کر، عدالت کی کارروائی کا حصہ بن سکتے ہیں، لیکن ملزموں کی پہچان نہیں کر سکتے۔ اور پھر دوسرا، اگر وہ سامنے کیمرے پہ آتی ہیں، اپنا کیس لڑتی ہیں، تو پھر ملزمان کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، لیکن اگر وہ اپنا چہرہ چھپانے کے لیے، اپنا کام کاروبار کو ٹھپ نہ ہونے کی وجہ سے وہ سامنے نہیں آنا چاہتی، تو پھر یہ ملزموں کو اس کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن بہرحال ملزموں کو عدالت میں پیش کر دیا گیا اور جلد اس پہ جو بھی فیصلے ہوں گے وہ بھی ہمارے سامنے آئیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی قیادت میں صرف 75 دن میں 1229 سڑکیں مکمل کر کے پنجاب حکومت نے ترقی کی رفتار کا نیا منفرد جو ہے وہ ریکارڈ قائم کیا ہے۔ پنجاب نے رفتار کی نئی مثال قائم کرتے ہوئے ہر روڈ کی تعمیر و تعمالی کے لیے 3 شفٹوں میں کام کیا، دن رات کام کیا، 11 ارب روپے کی، اس میں 11 ارب روپے کی تاریخی بچت بھی کی ہے، صرف کام نہیں کیا، 11 ارب روپے کی بچت بھی کی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف 2.5 سال کی مجموعی طور پر 32,000 کلومیٹر سڑکیں مکمل کر چکی ہیں۔ رواں سال اپریل جولائی تک ریکارڈ 600 کلومیٹر نئی سڑک تعمیریں جو مرمت کی جائیں گی، اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے 75 دنوں میں 1795 طویل کلومیٹر سڑکیں مکمل کرنے پر محکمہ مواصلات و تعمیرات کی کارکردگی تعریف کی، انہیں شابش دی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے لاہور رنگ روڈ پر 6 نئے جدید سروس ایریاز قائم کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ لوکل روڈز پروگرام 79 ارب کی لاگت سے 1567 اسکیمیں، 3400 کلومیٹر طویل سڑکیں بھی مکمل کی گئی ہیں، اور اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ فیلڈ سٹاف نے دن رات 3 شفٹوں میں کام کیا ہے، سڑکوں کی تعمیر اور منصوبوں میں 11 ارب روپے کی خطیر رقم کی ہے۔ ہمارے دوست، بڑے پیارے بھائی ملک صہیب برت
जैसे वो नौजवान हैं, जैसे वो इलेक्शन में उनका हमें जज़्बा दिखाई दिया था, ना चंद ना के डायलॉग से वो मशहूर हुए थे। उन्होंने जो कमाल किया मेरे ख़्याल में इसका तो जिसे कहते हैं ना कि कोई जवाब ही नहीं है। मरियम नवाज़ का विज़न हो, मलक सुहेब भर जैसा वज़ीर हो और सड़कें जो हैं वो हज़ारों किलोमीटर ना बने, ये हो नहीं सकता। एक और कमाल का काम किया मरियम नवाज़ साहिबा ने, जो अपना छत और अपना घर है, वो पहले उसके उसके अंदर 2 एक इसको अपडेट किया जा रहा है। पहले उसमें ये होता था कि अगर आपके पास प्लॉट है तो आपको कर्जा दिया जाता था, आप अपना घर तामीर किया कर सकते थे या अगर आपके पास ज़मीन भी नहीं है तो उसके लिए भी पैसे दिए जाते थे। अब इसमें एक नई चीज़ ऐड की जा रही है कि जिनके घरों की मुरम्मत होने वाली है, उनके घरों की मुरम्मत के लिए भी एक ख़ास रकम जो मेरे ख़्याल में 5 लाख रुपए तक है, वो दी जा सकती है। उसका ये जो कान्हा वाला हादसा है, उस हादसे को देखते हुए ये एक नई जो है वो इसमें एक शामिल की जा रही है क्योंकि कान्हा हादसा जो हुआ है, वो शायद उसको ज़हन में रखते हुए कि मज़ीद ऐसे हादसे ना हो, पंजाब की बेटी ने उन घरों की मुरम्मत के लिए जिनके पास पैसे नहीं है 5 लाख रुपया वो अप्लाई कर सकते हैं और वो 5 लाख रुपए के अपने घरों की मुकम्मल कर सकते हैं। और अगर वो भलाई मंज़िल एक फ्लोर और ऊपर इसको करना चाहते हैं, एक फ्लोर और ऊपर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए 10 लाख रुपया जो है वो भी मरियम नवाज़ जो है वो मतलब ज़ाहिर है उसमें अमेंडमेंट कर रहे हैं कि 10 लाख रुपए तक ऊपर आसान किस्तों पे होगा। एक तो ये सूद फ्री होते हैं, इसमें सूद नहीं होता और दूसरी किस्तें इसकी बड़ी आसान होती हैं। इसकी किस्तें इतनी होती हैं कि अगर आप किराया देकर कहीं पे रहें, तो वो किराया ज़्यादा होती है और इसकी किस्त जो है वो कम होती है और ये काम कर रही है मेरी बहन मरियम नवाज़। कमाल का काम कर रही है मेरी बहन मरियम नवाज़ और कोई नहीं कर सकता। दुःख हुआ तो उसका मदावा किया। एक औरत जो है वो बच्चे समेत बच्चा उसका गिरा भाटी दरवाज़े आपको याद होगा दादा दरबार के पास गटर में, तो उसने पूरे पंजाब के जो गटर हैं, उन गटरों के ऊपर एक सेफ्टी वायर लगा दी है, कि जिन गटरों के ऊपर ढक्कन तो हैं ही हैं, लेकिन अगर ढक्कन खुदा ना करे किसी वजह से नहीं है, कुछ चोरी हो गए हैं, टूट गए हैं, तो उसके नीचे एक सेफ्टी रिंग लगा दी गई है। ये है ये इसे कहते हैं रियासत। कि एक हादसा हुआ उसके बाद दोबारा ये हादसा ना हो। छत गिरी, दोबारा ये छत ना गिरे। ये है वो मरियम नवाज़ का विज़न और ये है वो मरियम नवाज़ का जब जब मैं कहता हूँ ना कि मरियम नवाज़ यूरोप बना रही है, तो ये वजह है मरियम नवाज़ को ये कहने में कि वो यूरोप बना रही है, कि हादसे के बाद दोबारा इस किस्म का हादसा ना हो। 14-15 करोड़ का सूबा है, 14-15 करोड़ के सूबे के लिए ये तमाम चीज़ें सामने लेके आना छोटी बात नहीं है। सबसे ज़्यादा आबादी वाला सूबा है और मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं माँ बनकर, बहन बनकर, बेटी बनकर इस सूबे का ख्याल रखें। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। मेरी बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें, इस तरह हँसते मुस्कुराते रहें। अगले वीलॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।